नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव कारण अर्थात सुनने की क्रियाविधि। देखो, इसमें इस टॉपिक को समझने के लिए दो बातें या दो तरीके से हम समझेंगे। एक अपन समझेंगे क्रियाविधि और एक समझेंगे कर्ण की संरचना। संरचना यानी कान की बनावट कैसी है, साउंड किस प्रकार से अंदर जाती है और क्या क्रिया होती है, हम सुनते कैसे हैं, इसको समझेंगे। वैसे आज का ये जो टॉपिक है वो साउंड को समझना होगा, हमें पहले ध्वनि को समझना होगा, क्योंकि जब तक अपन ध्वनि को नहीं समझेंगे तब तक अपन मानव कर्ण को नहीं समझ पाएंगे कि अंदर जाके साउंड जाती क्या है, उसका होता क्या है, साउंड क्या है। जब तक अपने को ये मालूम नहीं होगा तो अपन इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो ये वाला जो टॉपिक अपन आज पढ़ रहे हैं, वास्तव में मानव कर्ण न पढ़कर आज का जो टॉपिक होगा वो होगा अपना ध्वनि, साउंड को पढ़ रहे हैं। एक शब्द होता है सोनो, लैटिन भाषा का शब्द है। सोनो का अर्थ होता है साउंड अर्थात ध्वनि। इसको समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक अन्य बात को समझते हैं। आपने ये सुना होगा, अपने भारतीय दर्शन में भी है, वेदों के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि हमारा शरीर, मानव शरीर, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो थोड़ा विस्तार से अपने इनको समझ लेते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं? वो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इनको इस क्रम में थोड़ा याद रखने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जलवायु एक साथ याद हो जाता, जलवायु, पृथ्वी के ऊपर जलवायु और अग्नि और आकाश, इस प्रकार से 5 तत्व हैं। कहते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और ये 5 तत्व यही विलीन हो जाते हैं, जहां से हमने लिया है वहीं वापस छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से आज मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि मानव शरीर ही नहीं, प्रत्येक वस्तु, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि है। आज मैं जो बात कर रहा हूं समझना, और इतनी इंटरेस्टिंग आपको तथ्य मैं देने वाला हूं कि आपको आश्चर्य होगा। पूरी सृष्टि है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, ओनली 3 तत्व से। और वो एलिमेंट्स है, वो मुख्य तत्व हैं। इन तीनों को मैंने नाम दिया है पदार्थ, मैटर। और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, आज आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आज आपको मालूम होगा कि ये जानकारी आपको बहुत पहले मालूम हो जानी चाहिए थी। बहुत जरूरी बात है और आपने को मालूम ही नहीं है। मैटर। दूसरी है अग्नि। इस अग्नि को कह सकते हैं ऊर्जा, एनर्जी, ई। और आकाश, वैसे आकाश नहीं है, इसके लिए सही शब्द होना चाहिए अंतरिक्ष, अर्थात खाली जगह बोलते हैं इसको, जहां पे कुछ भी नहीं है। जहां पे कुछ नहीं है वो है अंतरिक्ष, स्पेस। तो ये 3 तत्व हो गए मेरे हिसाब से। पूरी सृष्टि इन्हीं से मिलकर बनी हुई है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ को। याद तो गए होंगे 3 तत्व। पदार्थ को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। कहा जाता है अब तक के सबसे महान वैज्ञानिकों की सूची में सबसे ऊपर जो नाम है वो है एल्बर्ट आइंस्टीन का। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। इसी का एक दूसरा नाम भी है ऊर्जा द्रव्यमान सिद्धांत। और बहुत सरल सा छोटा सा सिद्धांत है, E बराबर mc²। बस, E बराबर mc²। अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा मैं खोल के समझा देता हूं। E का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। M का मतलब है मास, द्रव्यमान। और C मतलब प्रकाश का वेग, और उसका है वर्ग, स्क्वायर। ये ध्यान रखना। प्रकाश का जो वेग होता है उसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 3 लाख को मैं शॉर्ट में इस प्रकार से लिख देता हूं, मीटर पर सेकंड। इसका करेंगे हम स्क्वायर। द्रव्यमान क्या है, पदार्थ क्या है, हम इसको समझ रहे थे। पदार्थ के लिए 2 बातें समझना बहुत जरूरी है, वही पदार्थ है। एक वो जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, वजन होता है, और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है।
ऐसी कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, इसमें वजन है, थोड़ा सा तोलेंगे कुछ ना कुछ आएगा, हवा है उसमें भी वजन है, और वो कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए उसको, कुछ ना कुछ जगह चाहिए रहने के लिए। तो जो द्रव्यमान रखता है और स्पेस घेरता है वो पदार्थ है। अपनी पूरी पृथ्वी पदार्थ है, चांद तारे सब पदार्थ हैं। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। जैसे मान लो एक मूंगफली का दाना, अब जो कहने जा रहा हूं उस पर आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यही सत्य है। 1 ग्राम मैंने मूंगफली ली, यानी जैसे मैं कह रहा हूं 1 ग्राम मूंगफली, जैसे मैंने 1 ग्राम ये मूंगफली का दाना लिया और मैंने इसको खा लिया, इसमें कितनी एनर्जी है उसकी हम बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होगी आपके लिए, एक मूंगफली के दाने में इतनी एनर्जी होती है, ये मैं नहीं, आइंस्टीन कह रहा है, इतनी एनर्जी होती है कि मैं उसको 2 करोड़ साल जीवित रहूं तो भी खर्च नहीं कर सकता। यानी एक मूंगफली के दाने में इतनी एनर्जी है कि वो 2 करोड़ साल मेरे से खर्च नहीं होगी। 2 करोड़ 40 लाख साल तक मैं उसको चला सकता, मेरा जीवन ही नहीं इतना। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि एक मूंगफली के दाने में इतनी एनर्जी है कि मैं अपने पूरे जीवन में खर्च नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो धान की, गेहूं की बोरियों की बोरियां, 1 साल की 1 बोरी चाहिए आदमी को, कितनी बोरियां खा जाता है, कितनी सब्जियां खाता है, कितना खाता है। लेकिन ध्यान देना, वहां पे हम जो एनर्जी काम में लेते हैं वो एनर्जी बॉन्डिंग एनर्जी होती है, रासायनिक बंध होती है। अर्थात हम बॉन्ड को तोड़ते हैं, सिर्फ पदार्थ जो हमने लिया है उसको बाहर वापस भी निकालते हैं। लोटी भी जाना पड़ता है, गटर में जाना पड़ता है, वेस्ट निकालना पड़ता है। अगर ये सिद्धांत लागू हो तो एक मूंगफली खाने के बाद में निकलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। और द्रव्यमान है वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा में। अपनी बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सके। हमारे अंदर सिस्टम क्या है, हम रासायनिक बंधों की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो एक मूंगफली का दाना पूरे जीवन भर चलता। अब देखो इसके अंदर यकीन वाली बात है, इसको कैलकुलेट कर के देखते हैं कि इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 और 10 की घात 8, 16 करेंगे तो लगभग 9 गुणा 10 की घात 16 हो जाएगा। और ये एनर्जी आएगी जूल के अंदर। अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, किलो मतलब हजार, हजार का भाग देंगे तो यहां से 3 जीरो कम हो जाएगी, 10 की घात 13। अब देखो, अब अपना जो शरीर है वो शरीर ऊर्जा को कैलोरी के रूप में अपन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए जूल की बजाय अपन इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.1 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। अर्थात अगर इस संख्या में मैं 4.1 का भाग दे दूंगा तो अब ये किलो जूल नहीं होगा, अब ये बढ़ जाएगा किलो कैलोरी। मनुष्य एक दिन में 2500 किलो कैलोरी खर्च करता है, ऊर्जा 2500 किलो कैलोरी। यानी अगर मैं इसमें 2500 का भाग दे दूं तो ये अब दिनों की संख्या आ जाएगी, यानी कितने दिन ये ऊर्जा चलेगी। और अगर इसके अंदर मैं 365 का भाग दे दूं, वो भी एक्यूरेट 365.25, इतने दिनों का अगर मैं भाग दे दूं तो ये संख्या आ जाएगी वर्ष। अर्थात इसको कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा कि हमारा शरीर है वो कितने दिन में इस ऊर्जा को खर्च करेगा। अर्थात 1 ग्राम मूंगफली के दाने में जो ऊर्जा है उसको खर्च करने में कितना समय लगेगा। आप स्वयं भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये ऊर्जा हम कितने दिन में खर्च करेंगे। वैसे तो अपने से पूरे जीवन भर में ये खर्च नहीं होगी। ये था सापेक्षता का सिद्धांत। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हम बोरिया की बोरिया धान की पता नहीं कितना दान मिटा देते हैं। अगर अपने पास में ऐसी कोई टेक्निक आ जाए, ऐसी कोई मशीन आ जाए जो द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे तो ऊर्जा की सारी समस्या खत्म। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अपनी मोटरसाइकिल होती है उसके अंदर हम पेट्रोल डलवाते हैं और अगर हम उसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो वो पेट्रोल जैसे गाड़ी 60 का 70 का एवरेज देती है, 70 किलोमीटर जाने के बाद भी उसको खर्च कर देती है। वहां पर भी हम यानी पेट्रोल के अंदर जो इंजन, गाड़ी के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो पेट्रोल को जलाकर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वो उसकी रासायनिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रासायनिक
बंद, बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात, रासायनिक बंध की ऊर्जा को खर्च करता है। अगर वो इंजन उसको द्रव्यमान को, यानी 1 लीटर पेट्रोल है, उस द्रव्यमान को यदि ऊर्जा में कन्वर्ट करे तो एक बार 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद वो अपने से पूरी जिंदगी भर में वो पेट्रोल खत्म नहीं होगा। तो अगर अपन ऐसा कोई साधन बना दे, इंजन बना दे जो द्रव्यमान को अगर ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ऊर्जा की समस्या कभी नहीं आएगी। ये मैंने आपको समझाया पदार्थ के बारे में। नंबर 1 पहला अपना जो तत्व था वो था पदार्थ, E बराबर mc² से ये समझ में आ जाता है। दूसरी बात मैं कह रहा था ऊर्जा, ये ऊर्जा भी इसी से जुड़ी हुई है, दोनों चीजें जुड़ी हुई है, बिना ऊर्जा के कुछ भी नहीं होता। अपने यहाँ ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य, और सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो प्रकाश के रूप में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो ये ध्वनि, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं अपने पास, सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा वो आती है। अब ध्यान देने वाली बात है, ऊर्जा को मैं यहाँ पढ़ाऊंगा 2 रूपों में, 2 मुख्य हैं, एक है ध्वनि और दूसरा है प्रकाश। आप कल्पना करिए अगर इस ब्रह्मांड से ध्वनि हट जाए तो क्या हो। बिना साउंड के आप कल्पना करके देखिए कि साउंड है वो अगर नहीं हो तो क्या होगा। दूसरा आप कल्पना करिए प्रकाश नहीं हो तो क्या होगा। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना बंद हो जाएगा तो पृथ्वी पे जीवन समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हो रही है सब की सब रुक जाएगी, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में तो ध्वनि और प्रकाश से संबंधित सबसे ज्यादा सिद्धांत बने हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च, सबसे ज्यादा जो बातें हैं वो इसी से संबंधित है। अर्थात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, हम इनको निकाल नहीं सकते, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। बात करें हम ध्वनि, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है ध्वनि। और ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जो तरंग के रूप में चलता है, और प्रकाश भी दोनों तरंग के रूप में चलता है, दोनों ही तरंग हैं। खास बात ध्वनि है और प्रकाश है वो तरंग के रूप में, ऊर्जा के रूप हैं। तो अब अपने को तरंग को समझना होगा इस दोनों को समझने के लिए। अब देखो तरंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। अब ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या है इसको समझ लेते हैं। इसके उदाहरण मैं पहले बता देता हूं। इसका उदाहरण है ध्वनि और इसका उदाहरण है प्रकाश। इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, अनुप्रस्थ, और ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य। इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे आप ऐसे समझो मेरे पास में एक स्प्रिंग है और ये 2 सिरों पे ऐसे बंधी हुई है, स्लंकी बोलते हैं इसको, लंबी स्प्रिंग है। अगर मैं इसको इधर से थोड़ा सा पकड़ के खींचूंगा तो क्या होगा, ये इधर जाएगी और ये फिर वापस खींचेगी। इस प्रकार से इस तरंग आगे बढ़ेगी, यानी ये तरंग इसमें बढ़ेगी, इधर से जब इधर चलेगी तो ये यूं चलेगी। ध्यान देने वाली बात है, जिधर तरंग बढ़ रही है कंपन की दिशा भी उधर ही है, सेम डायरेक्शन है। इसमें देखो क्या होगा, जैसे आप सोचो मेरे पास में एक लंबा धागा है, इस धागे को मैं यहां से इधर पकड़ के नीचे की ओर खींचता हूं, छोड़ देता हूं, तो ये धागा यूं होगा और तरंग यूं आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से तरंग आगे इधर बढ़ रही है लेकिन कंपन इधर कर रही है। कंपन की इसमें जो दिशा है वो है लंबवत। खास बात, ये सबसे बड़ा अंतर है। इसमें कंपन की दिशा और चलने की दिशा, संचरण की दिशा सेम है, इसमें लंबवत है। सबसे बड़ा अंतर यही है। प्रकाश इस प्रकार से आता है सूर्य से, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इस तक प्रकाश आता है तो वो सीधा नहीं आता, यूं चल के आता। आप सोचो सीधा आता तो जल्दी पहुंचता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप समझ सकते हैं प्रकाश की रफ्तार 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है, जबकि ध्वनि की चाल है 332 मीटर। वायु में बात कर रहा हूं मैं, अपने यहां जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज इस स्पीड से संचरण हो रही है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ये तापमान सिर्फ वो अलग चीजें हैं, प्रभावित भी होती है, कम ज्यादा भी होती है। लगभग एवरेज की बात करें 332 मीटर प्रति सेकंड और 3 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। इसको समझने के लिए एक दूसरा उदाहरण और दे देता हूं मैं। जैसे मान लो कि ये आधार है, इस आधार से मैंने ऐसे सरल लो लटका दिए,
इस सरल लोलक को मैंने थोड़ा सा इधर खींचा, इधर की ओर खींचूंगा मैं इसको, इधर खींचने के बाद में मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, इधर जाएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, तो अब ये जाएगा, इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, और ये वापस टकराने के बाद वापस अपने मूल स्थिति में थोड़ी देर कंपन करेंगे, ये वापस आ जाएंगे। तो देखो जब ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, तो क्या है, संचरण की दिशा और कंपन की दिशा सेम है। लेकिन देखो जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा तो अगर यहाँ पे बहुत सारे हैं, 100-200 मैंने लटका दिए, तो लास्ट तक 100-200 तक पहुंचने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर यहां से देखो मैं इस धागे को यहां से पकड़ के छोड़ देता हूं तो ये बहुत जल्दी यहाँ तरंग पहुंच जाती है, तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है। खास बात देखो इसमें, इस तरंग को समझना है, इसमें कण ऊर्जा को यहाँ देता है, फिर ये यहाँ देता है, यानी कण चलकर स्वयं जा रहा है, ऊर्जा को दे रहा है। इसका मतलब ऊर्जा के संचरण के लिए कण की आवश्यकता होगी, और कण का तात्पर्य हम कह सकते हैं इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। अगर हम चांद पे बैठ के इस प्रकार से पढ़ रहे होते तो मेरे साउंड है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, आप मेरी आवाज को नहीं सुन पाते, क्योंकि चांद पे वायुमंडल नहीं है, माध्यम नहीं है, ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चल सकती। यहां पे देखो बिना माध्यम के भी चल सकती है, यानी निर्वात के अंदर, निर्वात यानी जहां पे माध्यम नहीं है वहां भी ध्वनि चल सकती है। दो बड़े अंतर, ये लंबवत चलती है और ये समांतर सीधी, जो संचरण की दिशा है वही कंपन की दिशा है। दूसरा, माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को, लेकिन यहां माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थी दो प्रकार की तरंगे और उनको अपन ने उदाहरण से समझा। अब ध्वनि को समझने के लिए हमारी जो कान के सुनने की रेंज है, ध्वनि के दो मुख्य गुण होते हैं, एक तो होती है उसकी आवृत्ति और एक होती है तीव्रता। ध्यान देना, डेसिबल नाम सुना होगा आपने, वैसे ये डेसिबेल होता है, और सही शब्द तो बेल है। बेल आपने सुना होगा, टेलीफोन का आविष्कार बेल ने किया था, ग्राम बेल, वही बेल है। उसने वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की तीव्रता का मात्रक रखा है डेसिबल। अपने यहाँ नॉर्मल जैसे बात करते हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो लगभग 45 डेसिबल के अंदर बात कर रहा हूं मैं। अगर यही ध्वनि 60 से ज्यादा हो और लगातार आप थोड़ी देर सुनते रहेंगे तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है, यानी ये कितनी तेज होगी ध्वनि, इसको बताने के लिए डेसिबल। आवृत्ति यानी कंपन कितनी सेकंड में हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, इसको कहा जाता है आवृत्ति, और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अब इसको समझने के लिए, आवृत्ति को समझने के लिए हमें 20 को याद रखना होगा। अब आप सोचेंगे 3 20 क्यों लिख दिए, यहां मैं लिखूंगा 20 हर्ट्ज से कम, यहां मैं लिखूंगा 20 से 20 के हर्ट्ज, और 20 से अधिक, 20 के पार, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, ऐसी आवृत्ति जिसकी 20 से 20 के का मतलब 1000, यानी 20,000 मान सकते हैं। जैसे 1K यानी 1000, जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए तो 1K लिखा हुआ मिलेगा आपको, और 20K से अधिक, 20,000 से ज्यादा। 3 प्रकार की साउंड, 20 से कम, 20 से 20,000 और 20,000 से अधिक। 20 से कम वाली को बोलते हैं अवश्रव्य, इसको बोलेंगे श्रव्य, और इसको बोलेंगे पराश्रव्य। प्रश्रव्य इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलेंगे इंफ्रा साउंड, श्रव्य को बोलेंगे ऑडिबल, और अल्ट्रा साउंड सुना होगा, अल्ट्रासोनोग्राफी, वो इस ध्वनि के ऊपर आधारित है। ध्वनि से चित्र बनाया जा सकता है, ध्वनि टकरा कर वापस आती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो सामने दीवार से टकरा कर वापस आती है, परावर्तित होती है, उसी के आधार पर सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र इसकी सहायता से बनाए जा सकते हैं। ये अवश्रव्य यानी इसकी 20 से कम होगी, हम इसको नहीं सुन सकते। 20,000 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य, इसको भी हम नहीं सुन सकते। हमारे जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ही सुन सकते हैं। तो हमारे कान कहाँ सेंसिटिविटी है, हमारे कान कहाँ की रेंज को सुन पाएंगे, इसलिए हमने इसको देखा है।
ये हो गई ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि की ये प्रकार। हम बात कर रहे थे पदार्थ और ऊर्जा, और तीसरा अंतरिक्ष, आकाश। वैसे सही शब्द है अंतरिक्ष, इसको समझो। वैसे सही वर्डों में देखा जाए तो जैसे ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वायुमंडल पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल सघन वायुमंडल है, और सघन वायुमंडल है ये 100 किलोमीटर का जो दायरा है, इस दायरे को कहा जाता है आकाश। न कि स्पेस नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे वायु मौजूद है। स्पेस का मतलब जहां पे कुछ भी नहीं हो और 100 किलोमीटर से ऊपर अब कुछ भी नहीं है, नगण्य है, वहां कहा जाता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी, बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब अंतरिक्ष है। अब आप थोड़ा बड़े लेवल पे सोच के देखेंगे, चांद तारे ग्रह पिंड, ये जो जितने भी आकाश गंगाएं, ये जो पिंड हैं वो कहलाएंगे पदार्थ। और पदार्थ से अभी अपन ने समझा ऊर्जा, ये पदार्थ से कन्वर्ट हो सकती है और ऊर्जा विभिन्न रूपों में चलती है। जितने भी क्रियाएं हो रही है उन सब के लिए जिम्मेदार ऊर्जा ही है। और आकाश, वैसे सही शब्द यहाँ पे अंतरिक्ष है, क्योंकि जो 3 तत्व हैं उनमें तीसरा तत्व अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब कुछ नहीं, खाली, जहां पे कुछ भी नहीं है उसको हम मानेंगे अंतरिक्ष। तो ये 3 तत्व मुख्य रूप से हैं, और इनको अपन ने समझा है साउंड के संदर्भ में, इनको समझना जरूरी था। अब हम इससे आगे वाले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इससे हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे मानव कर्ण की संरचना और उसकी क्रियाविधि।